Hello guys, this is Advocate Raghiv and welcome to the YouTube page of MAFEC. This is the 7th lecture of the Indian Polity M. Lakshmikant series, and today we are continuing with the third chapter, that is salient feature of the Indian Constitution. And in the last lecture, we completed 10 features of the Constitution. Okay, so now in the today's class, we will start from 11th feature of the Constitution, and there are total 17 features. So we will see 7 features today, and apart from that, criticism of the Constitution is also mentioned there in the same chapter. So we will also cover that. All right. तो शुड वी बिगिन? यस, चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 11th जो हमारा फीचर है दैट इज़ अ सेक्युलर स्टेट। ये हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सैलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूल कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, खासियत है हमारे संविधान की, उसमें से एक है सेक्युलर स्टेट है हमारा। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं, थोड़ा सा ब्रशअप करा देते हैं लास्ट लेक्चर में से। अगर ब्रशअप करनी, वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कंटिन्यू देख रहे हैं। जैसे सैलिएंट फीचर में हमने एक देखा था कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। तीसरा हमने देखा था कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, साथ में दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। और हमने चौथा देखा था कि फेडरल सिस्टम है इंडिया में विद यूनिटरी बायस, मतलब जो है यूनिट थोड़ा सा सेंटर की तरफ इंक्लाइंड है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखता है हमें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इंडिया में, है ना, पार्लियामेंट चलाती है, सरकार बनाती है। आइए 6 जो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। सोवरेन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है, जो कि यूके से लिया था, हमने सुना था, पढ़ा था। और जुडिशियल सुपरमेसी है, जुडिशरी जो है दैट इज सुप्रीम। एंड ये कहाँ से लिया गया था लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे वो आंसर, ठीक है। 7th है इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, और ये सब हम आगे जुडिशरी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे तो बहुत ही इलाबोरेट करके पढ़ेंगे, तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो ये 7th फीचर है। 8 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अलग से चैप्टर भी है हमारा। 9 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एंड ये इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट 10 ईयर्स में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस चैप्टर रादर देन फंडामेंटल राइट्स। आप जाके काउंटिंग कर लेना, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम दिस DPSP शुड ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। आइए 10th हमने फीचर्स देखा था, 10th फीचर देखा था 10वां, वो था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये सब हमने एक बार आज रिकॉल कर लिया। आइए 11th फीचर से आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इंडिया जो है ना, ये इट इज़ अ सेक्युलर स्टेट। क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब ये किसी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं बताता है, ठीक है। अब संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि भारत के इस सेक्युलर कैरेक्टर को दर्शाता है, दिखता है उससे कि हाँ भारत सेक्युलर है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, एग्ज़ाम में भी आपको आ सकता है, मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन फॉर्मुलेशन कर देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम में, ठीक है। अब उसको आप लिखिएगा उसके बारे में, है ना। तो आइए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या है जो रिवील करता है कैरेक्टर को। ए देखिए, ए में क्या लिखा हुआ है कि ये जो टर्म सेक्युलर है ना, इट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक चीज़ याद रखना है कि ये सेक्युलर वर्ड जो है ये 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। इस 42nd अमेंडमेंट से मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है। वो तो प्रीएम्बल में हम लोग खैर पढ़ेंगे, बाकी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए कि वो कौन से 3 वर्ड्स हैं विच वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस अमेंडमेंट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आप बताइए कौन से 3 वर्ड को ऐड किया गया था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बाकी ये प्रीएम्बल के चैप्टर में तो सब पढ़ने वाले हैं। प्रीएम्बल जो है ना, पता है आपको एक बात, ये आज तक एक ही बार बस अमेंडमेंट हुआ है, ओनली वन टाइम, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है। जैसे क्वेश्चन बताता है यूपीएससी यहाँ पे कैसे फॉर्म करके देगा आपको क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं या कोई भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आज जो भी कॉम्पिटेटिव है, वो आपको क्वेश्चन देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट 1,
लिख देगा इंडियन प्रियम्बल हैज़ बिन अमेंडेड ओनली वंस, ठीक है, ओनली वंस, एक बार सिर्फ अमेंड हुआ है। दूसरा दे देगा कि 3 words were added to the preamble by 42nd amendment, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। तीसरा में दे देगा स्टेटमेंट कुछ दे देगा कि प्रियम्बल वॉज द लास्ट डॉक्यूमेंट विच वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बता देगा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यूपीएससी का नया ट्रेंड आया है, या फिर आपको जैसे स्टेटमेंट बेस्ड देता है क्वेश्चन कि ओनली 1 and 2 इज़ करेक्ट, 2 and 3 इज़ करेक्ट, 1 and 2 इज़ करेक्ट, है ना। ये सब मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा अगर बच्चों का सॉरी बच्चे नहीं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहनों का अगर मुझे सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट जो है अब और क्या क्या दर्शाता है यहाँ देखिए, बी में कहता है द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कहता है प्रियम्बल में ये मेंशन्ड है आपके, आप जब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो प्रियम्बल है वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है, लिबर्टी। लिबर्टी में आपने देखा होगा वो जो आप पढ़ते हैं ना, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी में आप देखेंगे कि लिबर्टी किस किस चीज़ की प्रोवाइड की जाती है, ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये इससे क्या दर्शाता है आपको, प्रियम्बल हमारा कह रहा है कि लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए उनके बिलीफ की, उनकी फेथ की। फेथ क्या होता है, फेथ जिस चीज़ में मानते हैं आप, कोई हो सकता है कि कोई मुस्लिम धर्म में मानता है, कोई हिंदू धर्म में मानता है। वॉरशिप, आप पूजा करते हैं, आप जो है अल्लाह की पूजा करते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं ना, तो ये आज़ादी दे रहा है प्रियम्बल। तो ये भी दर्शा रहा है ना कि भारत जो है सेक्युलर स्टेट है, जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, सब रिलीजन है, सब बड़े, है ना, वसुदेव कुटुम्बकम। आइए स्टेटमेंट 3 सी में क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 14 जो है उसी की बात कर रहा है कि स्टेट जो है किसी भी इंसान को जो है ये डिनाई नहीं कर सकता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि सर ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये थोड़ा सा बता देते हैं। ऑल्दो ये चीज़ मैं आपको ये तो आर्टिकल 14 जब पढ़ाऊँगा समझाऊँगा मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वालिटी, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा मैं, हाँ ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब देखो फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 जो है ना भारत का, आर्टिकल 14 ये इस दोनों राइट इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी मिलेगा लोगों को और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, सब बराबर है, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो कम खूबसूरत हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे वो साउथ इंडिया का हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो, चाहे वो किसी अलग रेस का हो, चाहे कोई अलग सेक्स का हो, चाहे कोई अलग जेंडर को, कोई रिलीजन हो, मतलब सब बराबर हैं। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फिर क्या है, यहाँ पे ये भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन। ये यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है प्रोटेक्शन, मतलब ये किसी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। इक्वालिटी तो है लेकिन किसी को प्रोटेक्ट करना है, यहीं से आपने इस वर्ड को डिकोड किया। अच्छा, ये तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ और ये इक्वल प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन किसको देंगे हम, सरकार कभी कभी पुलिस प्रोटेक्शन देती है कुछ लोगों को, क्यों देती है, क्योंकि उसके ऊपर खतरा होता है ना, या हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ताकि वो सबके साथ इक्वल दिखे। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं, देश में हमारे विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, है ना, और SC STs हैं, OBCs हैं, तो इन लोगों को आप लोग देखते होंगे कि अफर्मेटिव एक्शन जो स्टेट करती है, ये चलिए अभी ये सब वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, फिर आप लोग और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा बंदा क्या बता रहा है यार। ये बस ये समझिए कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना। जैसे कोई कोई लंगड़ा आदमी है तो उसको रिजर्वेशन दे करके जो है हम लोग कोशिश करते हैं इक्वल पेडेस्टल पे लाया जाए। कोई बैकवर्ड कास्ट है, हम लोग उसको रिजर्वेशन दे करके कोशिश करते हैं कि वो भी समान हो जाए बाकियों के जैसे।
तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है, लेकिन इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या कहता है कि नहीं, सब बराबर है। वो अंधा होता है एक तरह से, आप समझ लीजिए, यहाँ पे वो देख रहा होता है, ठीक है। तो जो अनइक्वल्स हैं उनको ट्रीटमेंट किस हिसाब से देना है, उनको इक्वल पेडिस्टल पे ला करके, ठीक है। तो वो हम समझाएंगे आपको, और बाकी आर्टिकल 14 जब पढ़ेंगे तो ये इतना मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये जो आपको बता रहा है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना कि आर्टिकल 14 की जो बात कर रहा है कि सबको दिया जाएगा समानता, रिलीजन भी आता है उसमें, है ना, चाहे कोई किसी के भी रिलीजन का हो। तो ये हुआ ना, ये भी दर्शा रहा है ना कि भारत सेक्युलर है। चौथा कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 15 कहता है ना कि आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सिटीजन को। बहुत सारे ग्राउंड हैं जिसमें से एक रिलीजन भी ग्राउंड है, तो ये भी आपको मान लिया गया सेक्युलर कैरेक्टर है। 5वां कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब देती है भारत सरकार, उसमें भी सबको समान अधिकार से देखेगी। ये भी एक सेक्युलर कैरेक्टर को दर्शा रहा है। आप बोलोगे भाई ये जॉब देने में सेक्युलर कैरेक्टर कैसे हुआ? देखो, सेक्युलर मतलब कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन, किसी कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जा रहा है, उसको जॉब पहले मिल जा रहा है, नहीं, सब बराबर है भाई। तुम इतने नंबर लाओ, इतना कट ऑफ पार करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। कभी आपने देखा है क्या कि यूपीएससी में जनरल का कट ऑफ अलग है और हिंदू का कट ऑफ अलग और मुस्लिम का अलग और सिख का अलग, ईसाई का अलग? ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो ये सेक्युलर कैरेक्टर को दर्शाता है। आइए, ये अगला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ज़रा ये देख लेते हैं हम लोग। कहता ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ये आर्टिकल 25 की दरअसल बात कर रहा है। हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल 25 में तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी हम आपको समझा देते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे कि यार हर चीज़ तो बोलता आगे बताएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि सैलिएंट फीचर जो है ना, जब आप संविधान पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जब पढ़िएगा तो फिर ये आपके लिए मतलब कप ऑफ टी हो जाएगा, बहुत ईजी। फिर आप उसको समझ लीजिए, एक तरह से समरी है ये पूरे इंडियन पॉलिटी की किताब का, समझ रहे हैं। और हम समरी को पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर पहले दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले पढ़ना है। इसलिए जो है कुछ लोगों को ये डिफिकल्टी भी आ रही होगी, और बार बार कुछ लोग हो रहे होंगे कि अरे यार सब चीज़ कहता कि और अच्छे से आगे बताएं। कब अच्छे से बताओगे यार? तो तुम समझ लो कि सैलिएंट फीचर जो है, पूरा संविधान का फीचर एक चैप्टर में दिया और पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एक बार में। क्या समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। तो ये जो फीचर है आर्टिकल 14, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो बात करता है। सबसे पहले तो आप ये समझो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर इंसान को अधिकार है ना, कि वो फ्रीली जो है अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। ये आर्टिकल 25 में है। बाकी इलैबोरेटली हम आगे बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25। ठीक है। अब आइए, अगला आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 वो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ही अंदर आता है कि आपको जो है हर किसी को, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, अलग अलग डिनोमिनेशन है, जो अलग अलग रिलीजन है, ठीक है, अलग अलग को मानने वाले लोग हैं, तो वो लोग जो है ना अपना रिलीजियस अफेयर्स भी खुद से मैनेज कर सकते हैं। ये सेक्युलर कैरेक्टर को दर्शाता है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में कहता है कि कोई भी इंसान को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर जो है आप उसको प्रमोशन के लिए उसको बोलिए कि तुम उस पर टैक्स पे करो, कि यहाँ पे मस्जिद बनाया जा रहा है तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मंदिर बनाया है तुमको टैक्स पे करना। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। अब राम जन्मभूमि बन रही पे जो राम मंदिर जो बन रहा है वहाँ पे जो भी है, तो वहाँ पे अब आप देखिए लोग खुशी से देते हैं पैसा। वहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि कंपल्शन है कि आपको एकदम टैक्स पे करना पड़ेगा तो राम मंदिर बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ठीक है। उसी तरह से मस्जिद के रिस्पेक्ट में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि लोग खुशी से बनाते हैं, है ना, कि यार मस्जिद बनवा देंगे, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, कि आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को कि तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टैक्स विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। आई में क्या दिया हुआ है भाई? देखिए, कहता कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेट मैनेज करता है। ठीक है। हालांकि इसके एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 30 इसका वन ऑफ द एक्सेप्शन है। ठीक है, वो हम लोग आगे समझेंगे भी। ठीक, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको हिंट दे करके और चीज़ों को थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिंपली मैं रीड कर दूँ कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड। हाँ जी, तो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब मैं 30 पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे अरे प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो कन्फ्यूज़न ना बना रहे वहाँ पे। इसीलिए जो है मैं किताब के साथ साथ आपको अलग हिसाब से भी बता रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आए हॉलिस्टिकली। ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 इसका एक्सेप्शन है, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो मतलब उसको नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, लेकिन हाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो है वो अपने रिलीजन को जो है वो प्रमोट करते हैं। प्रमोट इन द सेंस कि जैसे अब कोई मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे आप मस्जिद देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कोई भी जब प्रोग्राम शुरू होता है तो वहाँ पे सबसे पहले कुरान की तिलावत की जाती है ना। तो ये सब चीज़ें उनको राइट दिया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनको, तभी वो कर रहे हैं ना। आइए जे में क्या कहता है, जे कहता है कि कोई भी जो सेक्शन ऑफ सिटीज़न है उसको राइट है किस चीज़ का, कंजर्व करने का अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को। अब ये आर्टिकल 29 में है। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा, ये भी बहुत मज़ेदार आर्टिकल है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये आर्टिकल 29 जो है ना, कि ये लोगों को लगता है कि ये माइनॉरिटीज़ को अवेलेबल होता है। बहुत लोग समझते हैं कि 29, 30, लेकिन ये आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंडिया में जिसका कोई डिस्टिंक्ट कोई खास लैंग्वेज है या कुछ कल्चर अलग है तो वो उसको प्रिजर्व कर सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, और लैंग्वेज। आइए के में क्या कहता है, बोलता है सारे माइनॉरिटीज़, यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की वजह से बात होती है। ठीक, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है वो अपना इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर भी कर सकता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी मर्जी के। आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी न्यूज़ में अभी चल रहा है ना। आपने देखा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अब डिज़ायर शो किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मैं आज ही न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जो लॉ कमीशन है उन्होंने लोगों से जो है मांगी है अपनी राय कि आप यूसीसी पे आपका क्या कहना है, आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हम लोग कर रहे हैं, अब दो तरह का है। एक है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और एक है हमारा इंडियन कंसेप्ट है। अब समझते हैं। देखो, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंप्लीट सेपरेशन होगा रिलीजन का और स्टेट का। ठीक है, रिलीजन अलग स्टेट अलग। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ये यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ चुकी है वैसे इस पर। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं दिखा देता आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिस्कशन में तो पीवाईक्यू जब डिस्कस करेंगे तो उसमें दिखा देंगे आप। तो वेस्टर्न जो कंसेप्ट है जो आया आपका यूएस का, फॉर एग्जांपल अगर सेक्युलरिज्म है तो क्या है कि जो वेस्ट कंट्रीज फॉलो करती हैं कि रिलीजन अलग स्टेट अलग, दोनों का अपना अपना चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बोलते हैं। लेकिन इंडिया में ना पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। ये चीज़ आप समझिए। देखिए लिखा भी हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडी पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब स्टेट को कोई मतलब ही नहीं, मतलब स्टेट को कहा जा रहा है गवर्नमेंट को कि कोई मतलब ही ना हो ये रिलीजन से। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा है क्या इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है और इंडिया में कंसेप्ट क्या है कि इंडिया में रिलीजन को, बाकी रिलीजन को थोड़ा सा उस पर ख्याल भी करती है गवर्नमेंट, थोड़ा सा ध्यान भी रखती है ना। तो ये चीज़ इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट है कि वो रिस्पेक्ट देती है, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। यह पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं है स्टेट का, ठीक है, रिलीजन से। इंडिया में मिला के चलते हैं हम लोग, रिस्पेक्ट करते हैं इक्वली। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला ये क्या कहता है कि मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो एबॉलिश्ड ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिया जो पुराना सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, मतलब पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था बताया भी है मैंने आपको, जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ रहे थे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था उसमें, उसी के बेसिस पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम्स को, हमने देखा था। फिर आगे सबको दे दिया गया था बड़ा बड़ा के, है ना, कि शेड्यूल कास्ट को अलग दे दिया जा रहा है, फीमेल को अलग है, यूरोपियंस को अलग है, एंग्लो इंडियंस को अलग है। तो रिजर्वेशन जो सीट दिया जाता है लेजिस्लेचर में रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया गया। हालांकि इसने टेम्पररी रिजर्वेशन दिया है एससी को, एसटी को, ताकि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनको मिल सके। तो आप लोग देखते हैं ना, हर 10 साल में एक अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद जो है ये रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। लास्ट जो एक्सटेंशन है वो 2020 में हुआ था,
और 104th अमेंडमेंट था वो वाला। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए आप कमेंट में करके पूछ भी सकते हो हमसे। ठीक है, बाकी मैं बहुत जल्द जो है कोई एक टेलीग्राम का अच्छा ग्रुप तो है हमारा MAFSC का, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन पुट करके मुझे टैग कर सकते हैं। चलिए आइए 12 नंबर देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, एक जगह पे मैंने आपको दोनों को एकदम कट कर करके बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो अब बार बार मैं बताना ज़रूरी नहीं समझूंगा। मतलब ये समझिए, कोई भी इंसान जो कि 18 साल से कम का नहीं है, 18 साल से ऊपर का है, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन कैसा, या कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है और सबको समानता से वोट करने का अधिकार दिया जा रहा है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 21 ईयर्स जो है ये हुआ करता था हमारा जो है वोटिंग एज, लेकिन इसको ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल चीज़ है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 1988 में हुआ तो उसके बाद वोटिंग एज वाज रिड्यूस टू 18। ठीक है, पहले 21 था, फिर 18 कर दिया गया। ठीक, और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो इसका इंट्रोडक्शन किया गया था संविधान मेकर्स के द्वारा, ये एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग अंबेडकर ने जब साइमन कमीशन के वक्त में की थी, मतलब समझ लीजिए कि यूएस के पास भी नहीं था ये चीज़, तो कि सबको अधिकार मिल जाए। उसके बाद 1950 में तो इंडिया ने सबको दे दिया। तो ये जो है, इंडिया में इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है, इतनी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, इतनी इलिटरेसी है, लेकिन उसके बावजूद अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या देश का कोई एक बहुत गरीब इंसान है, सबको एक वोट दिया जा रहा है। कोई राजा का बेटा, अब तो मोनार्की नहीं है इंडिया में, ठीक है, और कोई गरीब का बेटा, सबको सिंगल वोट दिया जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ लाया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ये डेमोक्रेसी को ब्रॉड बनाता है, मतलब और ज़्यादा जो है इलेबोरेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों का देखने को मिल रहा है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्हेंस करता है, प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल को जो है वो इन्हेंस करता है, इक्वालिटी प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, और माइनॉरिटी को इनेबल करता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, आपको बात आई समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। अब 13 में देखने को मिल रहा है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, ना कि डुअल सिटीजनशिप लाइक USA। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में देख रहे हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान है, वो दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है, और साथ में इंडियन भी है, तो अगर ये US होता तो वहाँ पे उस इंसान को 2 सिटीजनशिप होते, एक सिटीजनशिप मिलता दिल्ली का और दूसरा सिटीजनशिप मिलता इंडिया का, डुअल सिटीजनशिप, जो कि USA में होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, बोलता है ना कि आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो हमारी सिटीजनशिप है, हम इंडियन है। ठीक, तो इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कह रहा है कि ये फेडरल तो है, मतलब फेडरल का मतलब कि स्टेट को भी पावर दिया गया है, सेंटर को भी दिया गया है ना, सेंटर स्टेट दोनों है, लेकिन सिटीजनशिप सिंगल है भाई, इंडियन है हम लोग। ठीक, ना कि जैसे कि USA में होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इंडिया में all citizen irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same political civil right of the citizenship all over the country, no discrimination is made between them। कह रहा सारे सिटीजन इंडिया के, उनका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ रह रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और सबको इक्वल पॉलिटिकल सिविल राइट जो है ऑफ सिटीजनशिप जो है दी जाती है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को किए हुए। ठीक है, और कह रहा है डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिफॉर्म राइट ऑफ ऑल द पीपल, India has been witnessing the communal rights, class conflict, caste war, linguistic clashes and ethnic disputes। इसका मतलब है that cherished goal of the constitution makers to build a united integrated Indian constitution has not been fully realized। हालांकि इसको जो है हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं, अगर हमको अगर क्रिटिसिज्म अगर लिखना हो इसका, तो सिंगल सिटीजनशिप का, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या था
कि अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे ना कि हम लोग भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, तो एक यूनिटी की भाव हम लोग को मतलब दिखती है। अगर आप कभी इंडिया से बाहर जाओगे, मैं खुद जाना चाहता हूँ, आज तक नहीं गया हूँ कहीं, तो अगर वहाँ पे, चलो एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, कोई बच्चा वो बिहार का है, वो बिहार से दिल्ली पढ़ने आया, उसको अगर दिल्ली में अगर कोई उसको बिहार का लड़का मिल जाएगा ना, तो उसको लगेगा ना यार ये कोई मेरा अपना मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो मानेंगे कि यार सेम स्टेट्स हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे इंडियंस हम लोग को बनाने की कोशिश की गई कि वी ऑल आर इंडियंस। ये नहीं कि सिटीजनशिप अगर हम लोग कर दें ऐसा कि बिहार को अलग सिटीजनशिप दे दो और दिल्ली का अलग सिटीजनशिप होगा, तो उससे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वो फेडरल स्ट्रक्चर हो जाएगा और मतलब देश में यूनिटी की भावना नहीं रह जाएगी। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लाया गया कि भाई हम सब भारतीय हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग राइट्स देखते रहते हैं, हम लोग क्लास कन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने मिलता है, कास्ट का वॉर देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे आपस में जो है लोग लड़ते रहते हैं, है ना, हम लोग एथनिक डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो भी हमारे संविधान जो दाता हैं उन लोगों का जो सपना था ना कि यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनाया जाए, ये कम्प्लीटली रियलाइज़ नहीं हो सका, ठीक है, ये बात बोली जा रही है। अब भाई 14 में क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। अब यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी, ठीक कह रहा है, इंडियन संविधान में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन ही है गवर्नमेंट का, नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, जिसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में पूछ चुकी है, ठीक है। अब ये क्या है, दे आर इनवाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज बुलवॉर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है ना कुछ इंडिया में, उनको बुलवॉर्क्स बोलते हैं ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। अब कौन कौन से बुलवॉर्क्स हैं थोड़ा सा देखें, ठीक है। सबसे पहले बोलता है इट इज़ द बुलवॉर्क इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का जो है राइट होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन कराओ, स्टेट लेजिस्लेचर कराओ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराओ, तो ये बुलवॉर्क है इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैग जो है हमारा कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो क्या करती है, ऑडिट करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही अकाउंट को ऑडिट करती है और पब्लिक पर्स का गार्जियन के तौर पे काम करती है। वैसे रियल में तो ये गार्जियन नहीं है, वो हम जब कैग को पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, आर्टिकल 148 में आई गेस दिया हुआ होगा कैग, तो वो तब की बात है, ठीक है। तो ये ऑडिटिंग वगैरह करती है, ये भी बुलवॉर्क बोला जाता है, ठीक है। अब यूपीएससी जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बुलवॉर्क है। ये क्या करती है यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, रिक्रूटमेंट करती है। बहुत लोगों को लगता होगा ना कि यूपीएससी कुछ मतलब एक अलग सा कुछ कमीशन है जो यूपीएससी में हम जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में नहीं जा रहे होते हैं आप ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे होते हैं। और यूपीएससी तो बस एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह का रिक्रूटमेंट करती है और हायर सेंट्रल सर्विस वगैरह में जो है ये आपको रिक्रूटमेंट करती है और प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है डिसिप्लिनरी मैटर्स में। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये स्टेट में एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराती है, ठीक है, एंड टू एडवाइस गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडी थ्रू वेरियस प्रोविजन, लाइक अब कह रहा है ना जो संविधान है ना, इनके इंडिपेंडेंस को बनाए रखता है, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं भारत के संविधान में। जैसे उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई आया है तो हाँ भाई अब आप 65 ईयर्स पे रिटायर करेंगे, तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है ना। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होते हैं, उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेंसेस उनके खर्चे जो भी होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है हम पढ़ा चुके हैं, आपको बताया, वैसे आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है ना, जो इंडिया का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसी में से उनको दिया भी जाता है, ठीक है, जो भी खर्च हो रहा है उनके ऊपर। अब आइए 15वां नंबर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट को इनेबल करता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, इन इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहा है कि ये रैशनैलिटी क्या थी कि इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है रैशनैलिटी में कि ये सेफगार्ड किया जा सके इंडिया के सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को। अब इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है, सवाल तो ये है। अब जब वैसे चलो ये तो हम लोग इमरजेंसी में पढ़ेंगे अभी, कि जब देश में आपातकाल मतलब देश का अगर
की व्यवस्था अगर चरमरा जाती है, लगता है कि यार कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है ना। जैसे 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, 1962 में जब चाइना के साथ वॉर चल रहा था तब लागू किया गया था, 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वाला था, असल में बांग्लादेश लिबरेशन चल रहा था, उस समय जो है इमरजेंसी लागू की गई थी, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया है ना। तो ऐसे आपातकाल के स्थिति में जो है इमरजेंसी को लागू करते हैं। तो इंडिया के सोवरेनिटी को, है ना, सेफगार्ड करने के लिए, यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी बना रहे, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह का इमरजेंसी संविधान में दिया गया है। पहला नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में दिया गया है, वार के ग्राउंड पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे, आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड पहले नहीं हुआ करता था, हालांकि ये बाद में आया था। ये आपको मैं अगर बता दूं कि पहले वर्ड हुआ करता था इंटरनल कन्फ्लिक्ट करके था, ठीक है, जिसको बाद में आर्म्ड रिबेलियन बदल दिया था, ठीक। अब दूसरा स्टेट इमरजेंसी हम लोग देखते हैं क्या होता है भाई। स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंशियल रूल भी आप लोग कहते होंगे, अक्सर देखते होंगे कि सुनने को मिलता है पंजाब में जो है लगा दिया, या कश्मीर देखने को पहले मिलता था, है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है ना। तो आपको जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाती है तो ये आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके और स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाता है। इमरजेंसी अलग से चैप्टर है, वो पढ़ेंगे, इसलिए घबराइएगा मत। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, जब थ्रेट आता है भारत के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे या क्रेडिट ऑफ इंडिया पे, आर्टिकल 360 के अंदर गवर्न होता है। सवाल आपसे मेरा ये है, कमेंट करके देखिए, बताओ मुझे कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कितनी बार लगाया गया, कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है। अब आइए, अब उसके बाद बात कर रहा है कि इमरजेंसी के दौरान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, ज़्यादा क्या, पूरा ताकत उसके हाथ में चला आता है, ठीक है, और स्टेट पूरे कंट्रोल में है सेंटर के, और फेडरल स्ट्रक्चर को ये पूरा यूनिटरी बना देता है। फेडरल का मतलब क्या था कि सेंटर के पास भी पावर, स्टेट के पास भी पावर, लेकिन ये पावर हो जाता है डाइल्यूट इमरजेंसी के दौरान, और ये सेंटर जो है ये पूरा हो जाता है सुप्रीम, ठीक। तो ये जो फेडरल से यूनिटरी जो यूनिक ये जो बन जाता है, ये बहुत ही यूनिक फीचर है भारत के संविधान का। मतलब अब अमेरिका जो है, अमेरिका है वहाँ पे फेडरलिज्म है, मान लीजिए, ठीक है, स्टेट भी स्ट्रांग है, सेंटर भी स्ट्रांग है ना, जुडिशरी खुद स्टेट की स्ट्रांग है अपनी, और अब सेंटर की भाई अपनी है, तो सब अलग अलग चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे था अलग अलग, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सेंटर पूरा एकदम सब कुछ अपने हाथ में ले रहा है। तो ये बहुत यूनिक फीचर है ना भारत के संविधान का, ठीक। आइए, अब अगला फीचर क्या है, 16th फीचर, 3 टियर गवर्नमेंट है इंडिया में। ओरिजिनली जो है इंडिया में डुअल पॉलिटी हुआ करता था, मतलब सेंटर स्टेट है, ठीक। लेकिन बाद में जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया। मतलब पहले वो भारत के संविधान में नहीं था। 3rd टियर के आप देखते हैं आप लोग, पंचायती राज आ गया। पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में आप लोग सुनते हैं ना, सुनते क्या है, जो अब आप लोगों क्या, अगर कोई उत्तर प्रदेश से है तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि प्रधान का चुनाव हो रहा है ना, और वार्ड का चुनाव होता है। तो ये सब जब 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, चलिए देखते हैं। ये 73rd जब अमेंडमेंट हुआ था तो इसने पंचायत को रिकॉग्निशन दे दिया। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा रूरल लोकल गवर्नमेंट को, जिसके थ्रू पार्ट 9 को ऐड किया गया था और शेड्यूल 11 को ऐड किया गया था। उसी तरीके से उसी साल 74th अमेंडमेंट भी हुआ 1992 में ही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन म्यूनसिपैलिटी को दिया। तो पंचायत को दिया गया, गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनसिपैलिटी। तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट के द्वारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। पार्ट 9A को ऐड किया गया और 12 शेड्यूल को ऐड किया गया था इस म्यूनसिपैलिटी को जहाँ पे डाला गया, ठीक है। तो ये 3 टियर गवर्नमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर 1992 से देखें तो ये 30-31 साल हो गए हैं। तो इसका अलग से चैप्टर भी है, उसमें हम लोग फिर पूरा इलेबोरेटली पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है, दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। 17वां है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बड़ा यूनिक है यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक दूसरे को कोऑपरेट, जैसे कि आप लोग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अमूल का दूध बहुत लोगों ने पिया होगा, अमूल का और भी जो है वेरियस स्वीट्स बहुत लोगों ने खाए होंगे, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब कोऑपरेट करके चलती है आपस में, कुछ जो है जो मिल्कमैन्स होंगे जो बड़े बड़े होते हैं
वो लोग मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, और उसी से जो है आप देख रहे हैं कितने सस्ते दरों पे जो है दूध मिल जाता है, अवेलेबिलिटी, और इतनी इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो भी अर्न कर रहे हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसमें भारत के संविधान में ओरिजिनली नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन 97 जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और 3 चेंजेस हुए थे, 3 चेंजेस बहुत खास हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट में भी डाला गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी डाला गया था, और आपको एक 9B पार्ट ऐड किया गया था भारत के संविधान में, ठीक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज करके, ठीक है, पार्ट 9B। इसमें जो है बहुत सारे प्रोविजंस डाल दिए गए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कंट्री में वो फंक्शन करता रहे डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली साउंड तरीके से, ठीक है। और ये प्रोविज़न जो है आपको पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, जैसे कि एक आदमी राजस्थान से है, एक आदमी बिहार से है, एक आदमी बंगाल से, एक आदमी यूपी से है, और ये लोग कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, तो भी बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये कानून बना सकती है इस मसले में भी, ठीक है। ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अच्छा ये लास्ट था हमारा, वेरी गुड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं भारत के संविधान का। तो इस तरह से हमने एंड किया आपके टोटल 17 फीचर्स को, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको सब समझा के बताया जाए, बाकी तो सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो वो आपको बाकी भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए भारत के संविधान का कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, बाकी इतना क्या नहीं है, नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में क्रिटिसिज्म से, ठीक है। और आपको साथ ही साथ अलग भी जो वेरियस एग्जामिनेशंस हैं, लॉ के एग्जामिनेशंस हैं, आप स्टेट PCS के एग्जामिनेशंस हैं, SSC के एग्जामिनेशन, वहाँ भी क्रिटिसिज्म नहीं पूछेगा। ये मेंस का टॉपिक है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये मेंस के लिए काम आ सकता है। अब देखो क्रिटिसिज्म क्या क्या है। पहला कि ये बोरोड संविधान है। क्रिटिक ये कहते हैं कि भारत का संविधान में कुछ ऐसा ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये कम्प्लीटली जो है ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला है, कुछ ने हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, या पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो, हालांकि ये जो क्रिटिसिज्म किया गया ये बहुत ही अनफेयर और इलॉजिकल है। भैया ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ठीक है, ये माना जाता है कि हम लोगों ने अलग अलग संविधान से जो है चीज़ें ली हैं, ठीक है, लेकिन हमने उनके फॉल्ट्स जो कमियां थी उसके अंदर, उन कमियों को छोड़ करके अच्छी चीज़ें ली हैं। अब देखो संविधान, ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उस पर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं, देखो उनका स्टेटमेंट है ये। वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitution to writing. सब सारे कंट्रीज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। बाकी सब जगह में बहुत बहुत साल लग गए, सब ने धीरे धीरे जो है संविधान को धीरे धीरे लिखा, ठीक है। What the scope of constitution should be has long been settled, ठीक है। स्कोप क्या होगा संविधान का, पैमाना क्या होगा, है ना, इसको सेटल किया गया। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गिवन दिस फैक्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजन मस्ट लुक सिमिलर। द ओनली न्यू थिंग इफ देयर कैन बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट इन द डे आर द वेरिएशंस made to remove the fault and to accommodate it to the need of the country. The charge of producing a blind copy of the constitution of the other country is based, I am sure, on an inadequate study of the constitution. देखो ये मेंस के लिए आपके लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये याद बात नहीं करना है आपको, ठीक है। जब मेंस में कुछ आपको कंक्लूजन वगैरह लिखना है, ठीक है, कि अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखने, और उसमें लिख देगा क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, तो फिर जो है आप उसको एनालाइज करते हुए आप उसमें कंक्लूड कर सकते हैं BR अम्बेडकर के रिमार्क से, ठीक है, कि नहीं ये जो है भारत का संविधान ठीक है, मानते हैं कि अलग अलग से लिया गया था, लेकिन जो है उनके जो फॉल्ट से जो इन्फॉर्मिटीज़ थी उनको हटा करके जो है हमने अच्छे अच्छे प्रोविजन जो है वो संविधान में डाले हैं, वरना अगर शुरू से अपने से बनाने लग जाते तो सालों साल लग जाते, ठीक है। तो इसको कंक्लूजन में लिखा जा सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ये कहा जा रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो भारत का संविधान है भाई, इसमें ज़्यादातर प्रोविज़न तो आपने क्या किया है,
आपने उठा के 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें से उसी को उठा के सबको डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि एन श्रीनिवासन है वो बोलते हैं, अब देखो क्या बोलते हैं एन श्रीनिवासन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। ये देखो ये सब पता है, क्रिटिसिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप मेंस में भी लिखेंगे इतना किसी को याद नहीं रहेगा, और एक आध दो आप याद कर लीजिएगा, मतलब जैसे बी आर अम्बेडकर को पता कर लिए, और एक फॉर द मोशन कह रहा हूँ, डिबेट नहीं है ये, अगर मतलब इन फेवर ऑफ द टॉपिक अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को मेंशन कर देंगे, अगेंस्ट है तो एक अगेंस्ट वाले को मेंशन कर देंगे। बाकी अब आपको लक्ष्मीकांत में दिया गया तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं। इवॉर जेनिंग क्या कह रहा है कि जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव होता है, और बहुत सारे प्रोविज़न जो है एकदम टेक्सचुअली जो है एकदम टेक्स्ट जैसा वहाँ पे था वही कॉपी कर लिया गया। पी.आर. देशमुख जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कह रहे हैं कि सब कुछ भारत संविधान में 1935 वाला ही है, बस एडल्ट फ्रेंचाइज को नया डाला गया है। क्योंकि उस समय जब बी आर अम्बेडकर ने एक्चुअली जब साइमन कमीशन के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दो, तो ये नहीं माना गया था, इसीलिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। तो जब हमने भारत का संविधान अपना बनाया तो अम्बेडकर जी ने अपनी ये खूबसूरत तमन्ना पूरी कर ली थी, ठीक है। अब अम्बेडकर जो है इन सब क्रिटिसिज्म का आंसर देते हैं। अब क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि एज टू द एक्यूजेशन दैट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैड रिप्रोड्यूस्ड अ गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई मेक नो अपॉलजीज, देयर इज नथिंग टू बी ashamed of in borrowing, it involves no plagiarism, nobody holds any patent right in the fundamental idea of a constitution. What I am sorry about is that the provision taken from the government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration. बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि भाई ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है पूरा, तो बोल रहे थे कि इसमें गलत क्या है भाई, अगर कुछ हम कहीं से बोरो कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है ना, बोरो करना तो कुछ गलत नहीं है। और बाकी वो बोलते हैं कि बस मुझे दिक्कत इस बात से है कि मतलब थोड़ा सा दुख इस बात से है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स दिए हुए थे, ठीक है। आइए तीसरा क्रिटिसिज्म, अन इंडियन और एंटी इंडियन, कुछ लोगों ने क्रिटिक्स ने बोला है भारत के संविधान को, क्योंकि ये इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखिए के हनुमंथैया क्या बोलते हैं, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वी वांटेड म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर एजुकेटेड दैट वे, ठीक है। अब आइए लोकनाथ मिश्रा क्या कहते हैं, ये भी मेंबर ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट, सब कुछ समर्पित वेस्ट को ही हमने कर दिया है। मतलब चूंकि अब हमने प्रोविजंस लिए थे ना, यूएस से लिया था हमने, रशिया से लिया था, यूके से प्रोविजन लिया था, इसलिए कह रहे हैं भैया वेस्ट का संविधान बना दिया है तुम लोगों ने। फिर आइए बात करते हैं लक्ष्मण नारायण साहू ने क्या बोला, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, आइडिया ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सूटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। उनकी बात गलत हो गई है, अभी तक तो इतना खूबसूरत तरीके से भारत का संविधान चल रहा है और हम देशवासी खुशी से रह रहे हैं। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ क्रिटिक्स ने बोला कि भैया ये अन गांधीयन है। अब कैसे हैं भैया, बोलता है क्योंकि इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल ऑफ गांधी, कह रहा है गांधी जो चाहते थे वो सब सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, क्योंकि बोला कि गांधी जो है बोल रहे थे कि विलेज पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, ये सब तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आया ही नहीं, ये तो 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में जा करके आया था ना, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी फिर आया था, हालांकि वो तो विलेज पंचायत की बात किए थे, तो ये बाद में इतने दिन बाद आया था। तो के हनुमंथैया भी कहते हैं कि दिस इज द एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट इनवाइज, कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो संविधान गांधी जी को नहीं चाहिए था। टी प्रकाशम कहते हैं, वो भी असेंबली के मेंबर हैं, कहते हैं कि एट्रीब्यूट दिस लैप्स टू अम्बेडकर नॉन पार्टिसिपेशन इन द गांधीयन मूवमेंट एंड द एंटागोनिज्म टुवर्ड द गांधीयन आइडियल। टी प्रकाशम जो है वो अम्बेडकर जी पे जो है हमला करते हैं और वो कहते हैं कि जो गांधीयन मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था, अम्बेडकर जी का उससे ना इत्तफाकी करना, ठीक है, ना मानना उसको, उन गांधीयन मूवमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करने की वजह है कि ये एंटी या अन गांधीयन
कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, ठीक है। आइए, पांचवा एलिफेंटाइन साइज, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि है, इवर्जेनिंग कहते हैं कि प्रोविजन जो है वेयर बोरोड वेयर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वॉज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। एचवी कामत क्या कहते हैं, ये भी मेंबर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। द एम्ब्लेम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इट इज परहैप्स इन कॉन्सोनेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज द bulkiest that world has produced. He also said, I am sure the house does not agree that we should make the constitution an elephantine one. असल में एचवी कामत के जब आप लोग कुछ स्टेटमेंट्स जब देखेंगे ना, तो मतलब बहुत ही ये मजाकिया किस्म के इंसान थे और बहुत ही मतलब ह्यूमरस जवाब देते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जब आप पढ़ेंगे ना, या फिर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे मैंने देखा है, तो आप बहुत ये यूनिक पर्सनालिटी थे, मुझे तो मतलब बढ़िया लगा। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है के जो मेंबर है, ये कह रहे हैं कि एम्ब्लेम और क्रेस्ट जो है उसमें जो है एलिफेंट है हमारे, ठीक है, और हमारा संविधान भी जो है उसी के टाइप से बन गया है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आई एम श्योर कि जो ये हाउस है जो संविधान बनाई है, वो तो पक्का नहीं एग्री करेंगे कि हमको इतना बड़ा एलिफेंटाइन साइज का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, ठीक है। 6 पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। हाँ, सिंस आई एम अ लॉयर, तो हम लोगों के लिए ये पैराडाइज है संविधान। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत लीगलिस्टिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लीगल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो सही है यार कहना कि आम लोगों को तो थोड़ा सा समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जब वो लैंग्वेज पढ़ेंगे संविधान का। तो वैसे तो बहुत इजी लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं इजी इसलिए कर रहा हूँ चूँकि मैंने 5 साल लॉ कॉलेज में पढ़ा है। वैसे डिफ़िकल्ट है थोड़ा उसको पढ़ना, ठीक है, लेकिन विथ टाइम समझ में आने लग जाता है फिर सबको। आइए आगे बढ़ते हैं। इवर्जेनिंग ने कहा इट इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है। अब ये कोट उठा के आप रख लीजिए। अब जब भी अगर आएगा कुछ लीगल फील्ड से एसोसिएटेड अगर कोई क्वेश्चन मेंस में, तो आप उसमें इवर्जेनिंग के इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। लॉयर्स पैराडाइज, वंस सर इवर्जेनिंग सेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लॉयर्स पैराडाइज। अब देखिए एच के माहेश्वरी ने क्या बोला कि ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगस, मोर इंक्लाइंड टू गो टू अ लॉ कोर्ट, लेस ट्रूथफुल, less likely to follow the matter of truth and non-violence. If I may say so, the draft is really a lawyer's paradise. It opens vast avenue of litigation. Litigation का मतलब होता है कानूनी जो दाव पेच है, जो litigation होता है, जाकर के मामला सब जुडिस हो जाता है, फंस जाता है कोर्ट में, उसी को litigation बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो हमारा संविधान है जो ड्राफ्ट किया गया बहुत ज़्यादा लिटिगस है। मतलब कुछ भी प्रोविज़न होगा तुरंत संविधान, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और हाई कोर्ट जाइए और बोलिए कि भाई इंटरप्रेट करो ये संविधान क्या कह रहा है। तो ये हम लोग देखते भी हैं, है ना। तो लॉयर्स के लिए पैराडाइज हो जाता है भाई। अब लॉयर जो है पैसा कमाएगा, खेलेगा। PR देशमुख भी जो है वो कहते हैं आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट ड्राफ्ट ऑफ आर्टिकल दैट हैव बीन ब्राउड बिफोर द हाउस बाय डॉक्टर अम्बेडकर seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of a law manual. A document dealing with the constitution hardly uses so much. देखो होता क्या है ना, बहुत बार पढ़ने पे हम लोग क्या करते हैं, जब नया नया, देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है ponderous tomes, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिख दिया गया ponderous tomes, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। A document dealing with the constitution hardly uses so much of padding and so much of verbiage. Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual, but a socio-political document, a vibrating, pulsating, and life-giving document. भाई साहब ये तो PR देशमुख साहब शशि थरूर से कम नहीं थे। But to our misfortune that was not to be, and we have been burdened with so much of word which could have been very easily eliminated. ये वर्ड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी वर्ड भर दिया, है ना। तो आप लोग देखिए, एक बात मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि कभी भी इन सब वर्ड से अब आप लोग एकदम क्या वर्ड पे घुस के एकदम डिक्शनरी में मत घुस जाइएगा कि यार ये वर्ड जो है, ये सब बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई PR देशमुख के कहने का जो है इसेंस क्या है। वो ये कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा वर्ड भर के और बहुत ज़्यादा एकदम टू मच बल्कि बना दिया है अंबेडकर जी ने इसको, ठीक है। तो ये समहाउ जो है आपको इतना आइडिया लग गया कि PR देशमुख ने क्या कहा था। वही 2 लाइनें आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा मेंस के कॉपी में। अब ये नहीं कि एकदम वर्ड जाके रटना है कि ये वर्बिएज और पैडिंग और ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था।
तो ये हमने देख लिया। बाकी आप संविधान के ये कुछ इस तरह से टेबल्स दिए हुए हैं, ये सब आप अपने से देख लीजिएगा। ठीक, सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, ये सब लास्ट में वैसे पढ़ने का है, जब सब पढ़ लीजिएगा ना तो लास्ट में पढ़िएगा। यहाँ पे शेड्यूल भी दिया गया है, तो शेड्यूल तो हम लोग अलग से कवर कर लेंगे वैसे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे आप सजेशन दे दीजिएगा अगर आपको कुछ सुझाव देना है वीडियो से रिलेटेड। बाकी अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर